हाँ जी जनाब, सत श्री अकाल सारे भाइयों को, राम राम। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया किस्सा लेके। इसको नया किस्सा तो क्या कहें, इसको पिछले किस्से का पार्ट 2 कहना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक सेशन में गया जनाब। तो पर्पस तो इसमें खाली इतना है कि हम ये एक्सप्लोर कर पाएँ कि ये जो सुपर नेचुरल कैपेबिलिटीज़ या साइकिक कैपेबिलिटीज़ का कुछ लोग दावा करते हैं कि वो पूर्व जन्म में आपको ले जा सकते हैं, या भूत प्रेत उनके अंदर आ जाते हैं, मीडियमशिप जिसको कहते हैं, है ना, कि किसी गुजरी हुई आत्मा से बातचीत करना, है ना, वो आत्मा एक बॉडी के अंदर आ जाएगी, यू कैन टॉक टू देम। इस तरह के क्लेम्स जो करते हैं, या कुछ और तरह के कि आपके जीवन में आगे पीछे देख के कुछ टूने टोट के जो इलाज करते हैं, इन सारे फिनोमेनन को एक ऑब्जेक्टिव आई के साथ विदाउट प्रेजुडिस ऑब्जर्व किया जाए, टू सी फॉर माई सेल्फ, राइट। कि ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ऐसे किसी भी एक्सपीरियंस को देखने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि ये मैं तो बहुत बड़ा भाई वैज्ञानिक विचार है, ये सब झूठ होता है, मैं ये भी नहीं सोचता हूँ। और मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि ये सब सच है। मैं एक ऑब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस लेने जाता हूँ। दूसरा, जो मैं उसको एग्जामिन करने के लिए मेथड्स यूज़ कर रहा हूँ वो टोटली नॉन इन्वेजिव है। मैं उनमें से किसी को कोई भी तर्क नहीं देता, वहाँ बैठे हुए लोगों को किसी भी बात को मैं अपोज नहीं करता। एंड आई रिलाई ऑन माई गट फीलिंग कि ये जो कुछ हो रहा है उस पर मेरे को कितना विश्वास आ पा रहा है। ठीक है जी। तो जो मैंने आपको किस्सा सुनाया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मुझसे भी रिग्रेशन कराया, और कई लोगों ने मुझे कहा कि आप तो बड़े नेचुरल है इस रिग्रेशन करने की कला में, है ना। तो वेल उसके बाद मैं कुछ और भी दो तीन ऐसी मीटिंग्स पे गया, तीन पे गया एक्चुअली। उनमें से एक तो बड़ी अच्छी थी। उसमें क्या था कि किसी चर्च के पादरी ने वो ऑर्गेनाइज की थी, और उसने एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवाई थी गॉड कॉन्शियसनेस और डाउट। जो हमें किसी भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस को लेकर के जो हमारे मन में डाउट्स होते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते, यकीन नहीं कर पाते, तो वो डाउट का आधार क्या है उसके ऊपर वो चर्चा करवाना चाह रहा था। तो मैं गया, वो एक बार के अंदर थी, छोटा सा दारू खाना था, लोग ड्रिंक ले रहे थे। तो ये मैंने एक ऐसी मीटिंग देखी जिसमें मर्द लोग जो थे वो ज़्यादा थे, औरतें कम थी। उनमें से तो ये सब डिस्कशंस वहाँ हुई। कुछ उनमें से जो लोग थे वो वेरी स्ट्रॉन्ग मटीरियलिस्ट थे। वो यही कह रहे थे कि ये पूछना कि गॉड की जो कंसेप्ट है इस पे आपको डाउट क्यों हो रहा है, रादर उल्टा ये पूछा जाना चाहिए कि गॉड ना होने के जो प्रिंसिपल है कि गॉड नहीं है, इस प्रिंसिपल के खिलाफ जाने की वजह ही क्या है, गॉड को प्रपोज करने की वजह ही क्या है, क्या ऐसा है जो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं गॉड की एब्सेंस में। खैर मैं वहाँ ज़्यादातर तो मैंने भी उस चर्चा में हिस्सा लिया, और मैंने भी यही कहा कि देखो एट द एंड ऑफ द डे किसी भी धर्म को ले लो, किसी भी मज़हब को ले लो, बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, वो प्रथम है, वो फंडामेंटल है, या पदार्थ या मटेरियल फंडामेंटल है। कि इसका मतलब ये है कि एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि मटेरियल पहले बना कि कॉन्शियसनेस। कि देखो जैसे मान लो गॉड का कंसेप्ट नहीं है, तो बिग बैंग हुआ या मल्टीपल बिग बैंग हुए, या किसी और तरीके से ही सही, यूनिवर्स की क्रिएशन हुई, एटम्स बने, फिर उससे डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स और सारी तरह की चीज़ें बनी, फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स बने, फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स से आगे चल के लाइफ आई, लाइफ के अंदर फिर धीरे धीरे इवॉल्व करके इंसानी ब्रेन हुआ, और इंसानी ब्रेन में फिर कहीं जाके एक कॉन्शियसनेस पैदा हुई एज एन एक्सीडेंट ऑफ नेचर, और एज एन एक्सीडेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है। और वहीं दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि नहीं, एक प्राइमोर्डियल, एक परम कॉन्शियसनेस पहले से मौजूद थी, जिसने ही ये अपने यूनिवर्स की फॉर्मेशन कराई, और उसने उसको सारे थ्रू के गाइड किया। ये क्वेश्चन अभी भी ओपन है, सच क्या है। तो ये बड़ी अच्छी मीटिंग थी। उसके अलावा मैं एक और मीटिंग में गया जिसके अंदर एक लेडी जो थी वो साइकिक होने का वो करती थी क्लेम। तो वो साइकिक होने का क्लेम करती थी, और लोगों को कहती थी कि
उस मीटिंग में ज़्यादातर औरतें थी, मर्द भी थे, कम थे। तो उसके अंदर भी वही वो सब उसने पहले हम गए, लेकिन ये जो दूसरी वाली मीटिंग्स होती हैं उनमें अच्छा होता है कि आधा 1 घंटा मेडिटेट कराते हैं आपको। साइकिकनेस होती है नहीं होती, पर मेडिटेशन तो होती है ना। सो इट वाज़ वेरी गुड मेडिटेशन, बड़ी अच्छी जगह पे आप बैठते हो और इतने सारे लोगों के साथ मिलके मेडिटेशन करने का आनंद तो आता ही है ना। ध्यान भी अच्छा लगता है, एम्बियंस अच्छी होती है। तो मेडिटेशन के बाद फिर वो हर एक के पास गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन का जो पिछला वृतांत है वो मैं देखती हूँ। तो पहले वही बारी बारी और बड़े नेचुरल से सवाल, तुम्हारे मन में मुझे कोई दर्द दिख रहा है। तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो खुद ही आगे से इतना बोलता है कि वो ना बात चालू कर देता है। हाँ, क्या तुम्हें मेरे एक्स एक्स से जुड़े हुए कुछ बंधन दिख रहे हैं? तो उसने कहा हाँ देखो मुझे दिख रहा है, तो मैं उसके बंधन जो है तोड़ रही हूँ। अब तुम्हारा एक्स के जो विचार हैं, जो तुम्हारे फॉर्मर हस्बैंड के विचार हैं, वो तुम्हें अब मानसिक क्षति नहीं दे सकते। फिर उसने कहा मुझे कुछ और भी दिख रहा है तुम्हारे 20s में से। ओह माय बॉयफ्रेंड फ्रॉम 20s, या कहती मैं उसको भी आज़ाद कर रही हूँ तुमसे और तुम्हें उससे। देखो मैंने बंधन काट दिए। और फिर उसके बाद एक और लेडी के पास गई, वो बुढ़िया सी थी। तो बुढ़िया ने कहा कि तुझसे पहले अभी बात करने से पहले मैं अभी अपनी एक दोस्त के बारे में सोच रही थी। तो कहती कौन सी दोस्त? कहती वो पिछले साल गुजर गई है। अरे अच्छा, तो वो, अरे वो तो मेरे साथ अभी बैठी हुई थी जब मैं मेडिटेट कर रही थी, मेरे सामने बैठ गई थी आके। हम सारे शल हैं जी। कहती उसने क्या कहा? कहती उसने ये कहा कि जो तुम कर रही हो, जो तुमने सोचा है उस पर अडिग रहो, है ना। अच्छा अच्छा। तो इसमें मैं क्या सोच रहा था कि यार इस दोस्त के बारे में इसने बता दिया और उसने आगे से जोड़ दी कुर्सी जैसी, है ना। वेल एनीवेज वो करते कराते जो है मेरे पास आ गई। ठीक है, तो मेरे पास उसने मुझे पूछा कि हाँ अब तुम बताओ। अब मेरे पास तो बचाने के लिए कोई था ही नहीं, तो मैंने कहा जी क्या कहता मैंने बड़ा सोचा सा। मैंने कहा जी देखो कई बार ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो इतनी अकम्पलिश नहीं हो पाई है। तुम्हारे ऊपर बहुत काम का बोझ है, मैं देख रही हूँ। फिर उसने मेरी शक्ल शक्ल देखी। तुमने शायद एक लंबे परिवार का भी बोझ तुम्हें ढोना है, फैमिली की तुम्हें सपोर्ट करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे घर में मतलब माई वाइफ शी अर्न्स, वो अपने आप को खुद ढो रही है और मैंने एक चवन्नी भी लाइफ में किसी को कहीं नहीं दी है, ठीक है। तो मुझे किसी की सपोर्ट नहीं करनी है, बट मैंने कहा हाँ करनी है, उसको कहा मैंने। तो कहती हाँ लेकिन तुम कभी अपने लिए भी टाइम निकाला करो, तुम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। मैं कहा जी। फिर उसने मुझसे और बातें निकलवाने की कोशिश की, पर मैं तो मैं हूँ, मैं अड़ गया। मैं कहा नहीं बस बस इतना ही है। कहती मैं तुम्हारे मन में देख पा रही हूँ, लेकिन तुम बहुत प्राइवेट किस्म के इंसान हो, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं तुम्हारे ऐसे मन की किसी भी बात को यहाँ नहीं कहूँगी जो तुम किसी से नहीं कहना चाहते। और वो खिसक के नेक्स्ट वाली पे चली गई। तो अब इस पे मैं क्या हिसाब किताब लगाऊँ वो आप खुद ही सोच सकते हैं, है ना। फिर मैं एक थर्ड मीटिंग में गया। थर्ड मीटिंग में जाने का किस्सा बड़ा मज़ेदार है। मेरे को एक दिन फ़ोन आया, कहते भाई अनिल ये वो, कहते भाई आप उस दिन एक रिग्रेशन वाली मीटिंग में आए थे, तो मैंने आपका फ़ोन नंबर ले लिया था कि आप फिर से आ सकते हैं। मैंने कहा जी फिर से, हाँ आ जाऊँगा। तो उसने मेरी जो मीटिंग की फ़ीस वगैरह वो भी माफ़ कर दी और मुझे फिर से वहाँ बुला लिया। तो मैं गया, तो वहाँ जब मैं गया तो वो यूजुअल लोग जो पिछली मीटिंग में थे उससे को 2-4 एक्स्ट्रा सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। इस बार वो रिग्रेशन जो है ग्रुप रिग्रेशन करा रही थी। ग्रुप रिग्रेशन का मतलब है कि आप सारे मेडिटेशन में बैठ जाते हो, धीरे धीरे पहले मन को एकाग्र करते हो एक नॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस में, फिर वो सबके लिए कलेक्टिव इंस्ट्रक्शंस देती है और आप धीरे 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 पीछे जीवन में जाते जाते हो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो उसने पहले वही मेडिटेशन कराई जो कि बहुत अच्छी थी, नो डाउट। फिर उसने कहा अपने लाइफ में कुछ याद करो, धीरे धीरे पीछे जाओ, धीरे धीरे पीछे जाओ। तो मुझे तो भाई कोई ऐसा कोहेरेंट कुछ भी नहीं दिखा। मतलब ठीक है, मतलब लाइफ में एक अर्लीस्ट मेमोरी के बाद मेमोरीज आनी बंद हो जाती हैं, उसके बाद तो सब इमेजिनेशन है। आप देखो तुम अपनी माँ के वूम्ब के अंदर हो,
क्या इमेजिन करना, क्या होगा कुछ अंधेरा सा, पर आंखें तो होती नहीं उस वक्त, है ना। फिर कहते हैं जी पूर्व जन्म में जाओ, अब तुम्हें क्या दिख रहा है। ज़बरदस्ती जोर डालो तो कभी कुछ दिख ही जाता है, लेकिन उसी वक्त उसको हटाओ तो कुछ और भी दिख जाता है ना। तो वो करवाती रही, मेरे को तो कुछ कोहेरेंट नहीं दिखा। तो लेकिन जब वो मेडिटेशन ख़त्म हुई तो हर एक के पास गई, तुम्हें क्या दिखा, डिस्कशन की उसने, है ना। फिर मेरी बारी आई बोलने की। अब सभी बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, हर कोई अपना को क्लियोपेट्रा और अलेक्जेंडर द ग्रेट की नाक का बाल बता रहा था। तो हम कैसे, तो हमने अपनी बड़ी ही ग्रेट जो थिएटर की कैपेबिलिटीज़ है उनका हमने लाभ उठाया। और मैंने कहा कि मैं कोई भी कोहेरेंट स्टोरी नहीं बना पाया, लेकिन मेरी आंखों के आगे फ्लैश आ रहे थे। फ्लैश में कोई चीज़ दिखती थी और फिर वो गायब हो जाती थी। एक ही फ्लैश बार बार आए चला जाता था और मैं उसको दूर भेजना चाहता था, उससे दूर होना चाहता था, लेकिन ये मेरी कैपेबिलिटीज़ से परे था। वो फ्लैश मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मैंने पाया कि एक अंधेरी रात है, चारों तरफ बादल गरज रहे थे, धमाके हो रहे थे, बीच बीच में बिजली कौंध जाती थी। हर तरफ मैं देखता था तो सड़ी हुई इंसानी मांस की दुर्गंध और लाशों के ढेर लगे पड़े थे। मैं एक गड्ढे में बैठा था, मेरे साथ एक और इंसान बैठा था जो शायद मर चुका था। मैंने निगाहें घुमा के अपनी ओर देखा तो मुझे एक धुंधली सी ऐसी छवि दिखी कि मैंने शायद कोई मिलिट्री फैटिग्स पहन रखे हैं और धमाके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उतने ही में मैंने देखा फिर से कि वो गड्ढा गड्ढा नहीं, एक लंबी नाली नुमा एक ट्रेंच टाइप का था और हर तरफ वो आवाज़ें। इतनी देर में मैंने बाहर निकलने की उससे अगर मैंने कोशिश की तो मैं क्या देखता हूँ कि बाहर कीचड़ ही कीचड़ और मड, और ऐसे में बीच बीच में आसमान में कहीं से फ्लैश लाइट कौंधने की जो फीलिंग। तो मैंने कहा, और मुझे उस इंसान को देख के ये भी फीलिंग नहीं आई कि ये मैं हूँ, मुझे बस एक यंग मैन सा उसमें दिखता रहा बार बार। फिर आपने कहा कि अपने जीवन को, उस लाइफ को आगे पड़ता लो, पर मुझे कुछ नहीं कर पाया कि मुझे अगला कुछ नहीं दिखा। हाँ, मैंने उससे पीछे देखने की कोशिश की तो मुझे ज़रूर एक आदमी बड़े सारे लंबे बेड्स की कतार में एक जगह पे बैठा हुआ मिला, जूते पॉलिश करता हुआ। लेकिन उस सीन के अगली लाइफ मुझे बिल्कुल नहीं दिखी। तो सब चुप, सन्नाटा, सारे मेरे मुंह की ओर देख रहे हैं। तो कहती, ये तो कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का ट्रेंच वॉरफेयर का कोई सीन है। मैंने कहा हो सकता है। कहती, क्या तुम्हें उस समय ये अनुभूति थी कि तुम कौन से साल में हो? मैंने कहा ना, कोई अनुभूति नहीं थी। तो कहने लगी, अपने कभी तुमने शरीर पे, तुम्हें लगता है कि वो जो मोमेंट था वो उस तुम्हारे उस जीवन का अंतिम क्षण था, उसके बाद तुम उस युद्ध में मारे गए थे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने किसी को मरते हुए भी नहीं देखा, लेकिन जो देखा मैंने आपको बता दिया। कहती, अपने शरीर पे देखना, कहीं कोई घाव का निशान होगा। वो घाव का निशान ज़रूर बताएगा कि वो जो ट्रॉमा तुमने पिछले जन्म में सहन किया था वो कई बार इस जन्म में भी घाव बन के साथ में आ जाता है। मैंने कहा जी जी जी। तो इस सारे के अंदर एक ना जया नाम की लड़की भी बैठी हुई थी, वो इंडियन थी, मुझे देख गया था। सब ने स्टोरी सुनाई, उसने कोई स्टोरी नहीं सुनाई। जब हम सब उठे तो वो उस टीचर के पास गई थी और उस टीचर के पास कह रही थी कि मुझे तो कुछ नहीं दिखता और मुझे कुछ नहीं दिखा, ऐसा मैं कहीं नहीं जा पाई है वो। तो टीचर्स को समझा रही है, कई बार क्या होता है कि हमारे इस जन्म में हमारी बॉन्डेजेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो यूनिवर्स कहता है कि जब इस जन्म में तुम्हारे मुलझे हुए इस किस्से हैं तो पिछले जन्म में क्या जाना, तो इसीलिए तुम्हारी इस जन्म में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तुम नहीं जा पाई। खैर जया थोड़ी निराश सी थी कि सबको ड्रामा मिला देखने को, वो रह गई। तो जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने कहा गुड बाय जया। तो वो हैरान हुई कि मुझे उसका नाम याद रह गया था। याद इसलिए रह गया था क्योंकि वो इंडियन नाम था। तो जब उसने मुझसे बात की है तो उसने जो इंग्लिश बोलने का लहजा था वो ब्रिटिश था, लंदन का था। तो मैं समझ गया कि ये कोई लंदन में बॉर्न इंडियन है।
तो उसने मुझसे कहा कि इंटेंस एक्सपीरियंस, हाँ। तो मुझे ना उस पे तरस सा आ गया। मैंने मैंने वो कुछ सुन नहीं रहा था, मैंने कहा आई जस्ट मेड इट अप। मैंने कहा सब मैं घुसियाँ मार रहा था। कहती व्हाट? मैंने कहा हाँ, मुझे कुछ नहीं दिखा, पर अब सारी इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुना रहे थे तो मैं क्यों ना सुनाता। तो कहती वहाँ अंदर तेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ पे अंदर डिस्कशंस हो रही हैं कि कैसे कैसे पास्ट लाइफ का ट्रॉमास जो हैं वो इस जन्म में भी आ जाते हैं और कैसे वो दिखते हैं। तो एक तो उसी विजय ने बताया, कहती एक तो वहाँ बैठा हुआ ये भी कह रही थी कि जब वो बता रहा था तो उस समय शी फेल्ट कि इस कमरे के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया था, मेरी स्टोरी से बढ़ गया था। कहता अंदर वैसी वैसी बातें हो रही हैं और तू बाहर आके ये कह रहा है कि गप सुना रहा था। तो मेरे अभी हरि ओम तत्सत। तो भाई ये एक्सपीरियंस रहा। मैंने जय को बाय किया, एक बार मैं फिर कमरे के अंदर गया, मैंने कहा गुड बाय एवरीवन, सी यू लेटर, आई गॉट गो, मुझे निकलना है। तो ये किस्सा था। तो अभी तक के जो मैंने सारे जो एडवेंचर्स किए, इसके अंदर ये तो ज़रूर निकला कि गॉड की जो प्रॉब्लम है या होने या ना होने की, एग्जिस्ट या ना एग्जिस्ट करने की जो प्रॉब्लम है, इसको हम एनालिटिकली तो डिफाइन कर सकते हैं और इसके ऊपर सोचने और विचार करने और इसको करने की ज़रूरत तो है। लेकिन ये जो फिनोमिनन्स है ना कि ये जादू जंतर, हो सकता है इनके भी सच्चे करने वाले कहीं होते हों, मुझे नहीं पता है, मैंने कभी नहीं मिला हूँ। लेकिन अभी तक के जितने लोगों से वो मिला, आई वॉज अनसक्सेसफुल टू सी कि वो सब क्या कह रहे हैं और वो सब जो चीज़ें वो बता रहे हैं, मैं वैसे मिस्टिक एक्सपीरियंसेस करने में अभी तक के असफल रहा हूँ। लेकिन मैं जाता रहूँगा और ऐसे किस्से आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। जब राहुल गांधी जो है वहाँ पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वो असम में अपनी ढोलकी बजा सकता है ना, अपनी अलग की, तो क्यों नहीं ऐसी जगहों पे जा सकता हूँ। तो भाई यही सोच के मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर जाऊँगा, फिर नया किस्सा लेके आऊँगा। उतने देर के लिए थैंक यू वेरी मच।